आई एम राजू कुमार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास ज्ञान की शक्ति अकेडमी में। ये मेरा चैनल है जहां पर मैं आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। केवल बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में आपको नहीं सिखाऊंगा, अपितु आपको डीपली जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र का जो डीपली ज्ञान है, डीपली नॉलेज जो है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन वो आने वाले वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के अगले चैप्टर को करा रहा हूं। इससे पहले वाला चैप्टर जो डेफिनेशंस पे आधारित था वो मैं इससे पहले वाले वीडियोस में आपको करा चुका हूं। ठीक है, अगर आपको पहली वाली वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, जिसका नाम है ज्ञान की शक्ति अकेडमी, और उसमें पहले वाले वीडियो को आप वहां से वॉच कर सकते हैं। एनीवे, आज हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, ठीक है, जिसमें हम अर्थशास्त्र के बारे में विशेष बातें करेंगे कि अर्थशास्त्र में आखिर अध्ययन किसका किया जाता है, किस वस्तु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र जैसे मैं पहले बता चुका हूं, अर्थशास्त्र के विषय है जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। एक प्राचीन परिभाषा है जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब ये आर्थिक क्रिया होती क्या है? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना अथवा धन खर्च करना होता है। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य करना जिसके द्वारा आपकी इनकम बढ़ती है अथवा आपका पैसा खर्च होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है और आर्थिक क्रियाओं में बहुत सी ऐसी क्रियाएं भी सम्मिलित हो गई हैं जिसके द्वारा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें शामिल किया जाने लगा है। एक बड़ी और नई नॉलेज है, एक नया अपडेट है कि अब आर्थिक क्रियाओं में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास भी शामिल किया जाने लगा है। इसके अलावा आर्थिक क्रियाओं में अन्य तत्व भी शामिल होते हैं, जिसमें पहला तत्व है उत्पादन, जिसे हम इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन शब्द से तात्पर्य क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन शब्द से तात्पर्य है वह क्रिया जिसमें हम किसी भी विशेष वस्तु को उसके प्राकृतिक रूप से चेंज करके उसे किसी भी विशेष आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए सृजित करते हैं। किसी भी विशेष वस्तु का कोई नया रूप देना। अब जैसे कि मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, गेहूं को हम डायरेक्ट तो खाते नहीं, गेहूं को चक्की पे जाकर उसे पिसवाते हैं जिससे आटा बनता है। आटा बनने के बाद उसकी रोटियां बनती हैं, फिर उसे खाते हैं। बिल्कुल उसी तरह अर्थशास्त्र में उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु के रूप को चेंज किया जाता है, उसके मूल्य का सृजन किया जाता है और फिर उससे किसी विशेष आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन से तात्पर्य किसी भी विशेष वस्तु के मूल्य को सृजित करने से होता है। अब आप कहेंगे मूल्य क्या क्या अर्थ है, मूल्य सृजन क्या होता है? मैं बता दूं, मूल्य सृजन अर्थात किसी भी वस्तु की कीमत को बढ़ाना, किसी भी वस्तु की कीमत को बढ़ाना। जैसे कि अब मिट्टी है, मिट्टी की क्या कीमत होती है? उसी मिट्टी को यदि आप ईंट के भट्टे पर जाकर उसको ईंट का रूप देकर सांचे में से ढालकर उसे गर्म करें तो उससे क्या बन जाएगा? ईंट बन जाएगी। मिट्टी की कीमत नहीं, लेकिन ईंट की कीमत है कि नहीं है? उसी तरह से कच्चे पदार्थों की कीमत या तो नहीं होती है या कम होती है। उन्हीं पदार्थों को इस रूप से सृजित किया जाता है, इस तरह से चेंज किया जाता है कि उसकी कीमत बढ़ सके। इसको कहते हैं मूल्य का सृजन करना। ठीक है, मेरे विचार से आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। इसी में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं।
कौन कौन से साधन होते हैं? नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 प्रबंध, नंबर 4 उद्यम और नंबर 5 पूंजी। ठीक है, तो ये उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और उद्यम। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं भूमि किसे कहते हैं। भूमि शब्द से तात्पर्य सामान्य हिंदी भाषा में होता है जमीन, परंतु अर्थशास्त्र में भूमि शब्द से तात्पर्य केवल जमीन ही नहीं है, अपितु प्रकृति के द्वारा मिलने वाले वे सभी उपहार हैं जो हमें फ्री में, निःशुल्क प्रकृति ने हमको दिए हैं। जैसे हवा, पानी, पेड़, कोयला, पेट्रोल। प्रकृति ने कोयले का हमसे पैसा नहीं लिया, पेट्रोल का हमसे पैसा नहीं लिया, पानी का हमसे पैसा नहीं लिया, हवा का हमसे पैसा नहीं लिया। प्रकृति ने इन सबको हमें फ्री में दिया। और जमीन भी भूमि में शामिल होती है क्योंकि वो भी प्रकृति ने दी है। तो क्या क्या तत्व शामिल हो गए भूमि में? जमीन, कोयला, पेट्रोल, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, यानी वे सारे पदार्थ जो हमें प्रकृति ने फ्री में प्रदान किए हैं, उसके पैसे प्रकृति ने हमसे नहीं लिए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूमि शब्द का अर्थशास्त्र में बड़ा ही व्यापक प्रयोग है, बहुत ही व्यापक प्रयोग है भूमि शब्द का अर्थशास्त्र। ठीक है, इस प्रकार से भूमि शब्द के बाद अगला शब्द हमारा आ रहा है, अगला साधन जो है उत्पादन का वो है श्रम। श्रम का अर्थ होता है लेबर करना, लेबर करना, मेहनत करना, सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन अर्थशास्त्र में श्रम शब्द से तात्पर्य है व्यक्ति के द्वारा वे सारी क्रियाएं करना, चाहे वो क्रियाएं शारीरिक हो अथवा मानसिक, फिजिकली हो अथवा मेंटली हो, वे सारी क्रियाएं करना जो कि जिनके द्वारा वो पैसा कमाता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बैंक में काम करता है, या कोई टीचर स्कूल में पढ़ाता है, या कोई वकील वकालत कर रहा है, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। लेकिन किसके लिए कर रहा है? वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है। हाँ, तो इस तरह से श्रम में सारी मानसिक क्रियाएं आपकी आ जाती हैं, बशर्ते वो सारी मानसिक क्रियाएं धन कमाने के लिए की जा रही हों। ठीक है, इसके अलावा सारे शारीरिक कार्य, जैसे किसान हैं, मजदूर है, या कोयले खदानों में काम करने वाले लोग हैं, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी फिजिकल वर्क करते हैं। किसके लिए? धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो ये सारी क्रियाएं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वो सब श्रम में गिनी जाती हैं, श्रम में मापी जाती है। अगला पॉइंट है पूंजी। अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द से तात्पर्य धन का वह हिस्सा है, धन का वह रूप है जिसका प्रयोग अतिरिक्त धन कमाने में किया जाता है। धन का वह हिस्सा जिसका प्रयोग और अधिक धन कमाने में और अधिक संपत्ति अर्जित करने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूंजी। इसके अलावा पूंजी में कार्यशील पूंजी भी शामिल होती है। कार्यशील पूंजी से तात्पर्य है वस्तु को उत्पादित करने के लिए जो कच्चा माल आप खरीदते हैं, या जो मशीनें आपने लगाई हुई हैं, या बिजली जो आप यूज कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको समझाया पूंजी और कार्यशील पूंजी में क्या अंतर है। कार्यशील पूंजी वह पूंजी होती है जिसके द्वारा आप किसी भी विशेष वस्तु का निर्माण करते हैं। कार्यशील पूंजी में मशीन शामिल हो गया, कच्चा माल शामिल हो गया, बिजली शामिल हो गई, पेट्रोल शामिल हो गया, वह अन्य सभी अन्य वस्तुएं शामिल हो गई, अन्य यंत्र शामिल हो गए जिनके द्वारा आप किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करते हैं, किसी विशेष वस्तु का निर्माण करते हैं। इस तरह से मैंने आपको भूमि, श्रम, पूंजी, इन 3 बातों के बारे में, 3 उत्पादन के साधनों के बारे में मैंने आपको बताया है। अगला पॉइंट आता है प्रबंध। देखिए, किसी भी विशेष वस्तु का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, कई व्यक्तियों का समूह मिलकर किसी विशेष वस्तु का निर्माण करते हैं। ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण भी कई व्यक्तियों ने मिलकर किया।
कोई विशेष व्यक्ति है जो पैसा उधार देता है, एक विशेष व्यक्ति है जो पैसा उधार लेकर उसे इन्वेस्ट करता है, तीसरा व्यक्ति है जो अपनी जमीन देता है। ये सब किसमें शामिल किए जाते हैं? इसमें प्रबंध में आते हैं, अर्थात मैनेजमेंट। प्रबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है। पांचवा तत्व है वो उद्यम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्राइजर। इसमें वो व्यक्ति शामिल होता है या वह संस्था शामिल होती है जो कि लाभार्जन करने के लिए, लाभ कमाने के लिए किसी विशेष वस्तु का निर्माण करती है, लाभ कमाने के लिए, अर्निंग। और इसको ही सबसे अंत में या तो लाभ मिलता है या हानि मिलती है। अर्थात किसी भी कंपनी के मालिक को, ओनर को हम क्या कहते हैं? उद्यम। और उद्यम भी उत्पादन निर्माण में एक विशेष भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उत्पादन जो कि पहली आर्थिक क्रिया है, ये भी 5 साधनों पर निर्भर करती है: भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंधन, उद्यम। और पांचों को मैं आपको समझा चुका हूं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और यदि इस वीडियो में कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी इस कमी को सुधार सकूं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी जो आर्थिक क्रिया है वह है उपभोग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूम करना। उपभोग शब्द का अर्थशास्त्र में आशय है कि वह क्रिया जिसके द्वारा किसी विशेष वस्तु की उपयोगिता का ह्रास किया जाता है। अर्थशास्त्र की पुस्तक में लिखा रहता है कि उपभोग वह क्रिया है जिसके द्वारा किसी विशेष वस्तु की उपयोगिता का ह्रास किया जाता है, अर्थात उसको यूज किया जाता है। अब सपोज कीजिए मुझे प्यास लग रही है, मैं प्यासा हूं, तो मैं क्या लूंगा? मैं पानी लूंगा, क्योंकि पानी के अंदर वह उपयोगिता है जिसके द्वारा मेरी प्यास मिट सकती है। और जैसे ही मैं पानी को पीऊंगा तो पानी की जो उपयोगिता है वो समाप्त हो गई और साथ में मेरी प्यास भी मिट गई। इसको क्या कहेंगे? उपभोग। अपनी विशेष आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जब किसी विशेष वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसे उपभोग कहा जाता है। आपको भूख लग रही है, आप खाना खाते हैं, तो खाना खाना भी उपभोग हो गया। आपको पढ़ने का मन कर रहा है, आप पढ़ाई करते हैं, तो वो भी उपभोग हो गया। आप कपड़े पहनते हैं तो वो भी उपभोग हो गया। यानी कि प्रत्येक वह क्रिया जिसके द्वारा आपकी किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसे उपभोग कहते हैं। हाँ जी, उपभोग के अंतर्गत केवल वही क्रियाएं शामिल नहीं होती जो कि समाज में लाभदायकता प्रदान करती हैं। लाभदायकता और हानिकारकता, हार्मफुल और हार्मलेस का उपभोग से कोई सीधा संबंध नहीं है। उपभोग के अंतर्गत दोनों ही क्रियाओं को शामिल किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है और उसे शराब पीने की इच्छा है और वो शराब पी रहा है तो ये भी उपभोग ही माना जाएगा, क्योंकि शराब उस विशेष व्यक्ति की विशेष आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है। यदि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सिगरेट उसकी उस आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है। और ये जो हमारा जो उपभोग शब्द है ये सापेक्षिक है। सापेक्षिक का अर्थ है विशेष समय पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति आज भूखा है, उसने खाना खा लिया, 1 घंटे के बाद वो खाना नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भूख मिट चुकी है। उपभोग शब्द समय पर सापेक्ष होता है, समय के अनुसार चलता है। यदि कोई व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, तभी किसी विशेष वस्तु का प्रयोग वो करेगा। प्यासा होने पर वो पानी का प्रयोग करेगा और भूखा होने पर वो खाना खाएगा। और शराब की और आदत उसे लगी हुई है तो शराब की जब इच्छा होगी तभी वो शराब पिएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपभोग शब्द से तात्पर्य है वह प्रक्रिया, वह क्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति की किसी विशेष आवश्यकता को किसी विशेष वस्तु के द्वारा किसी विशेष समय में संतुष्ट किया जाता है। ठीक है।